आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर इसका पार्ट 5th कराने वाला हूं। इससे पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो इसको जाके जरूर देख लेना, ठीक है, जिससे आपको जो ये वाला जो टॉपिक है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, जो टॉपिक वो है बदलता हुआ देहात। इसमें मैं पहला जो जो पॉइंट है वो पढ़ना है जनता में राजा की छवि। देखो, इस पॉइंट से कुछ विशेष क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन आता है नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर कुछ खास लिखा नहीं है, ठीक है। इसमें इस पॉइंट में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे तो उसमें क्या है, ये मेंशन है कि जो प्राचीन जो जो भी लिखित साहित्य है उसमें कुछ कहानियां मिली हैं जिससे जो ये दर्शाती हैं कि जो राजा था, राजा हमेशा ये सोचता था कि आखिर जो उसकी प्रजा है उसके बारे में सोचती क्या है, ठीक है, उसके बारे में किस प्रकार के विचार रखती है। तो उसको जानने के लिए राजा क्या अपना भेष बदल के जनता के समक्ष जाता और ये जानने का प्रयास करता है कि आखिर जनता क्या सोचती है अपने राज्य के बारे में, ठीक है, जो जनता है, जो प्रजा है, उसको किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए राजा क्या अपना भेष बदलता है और प्रजा के समक्ष जाता है। तो ऐसी कुछ कहानियां वगैरह हैं, ठीक है, जिससे कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने क्या इसमें कुछ लिखा नहीं है। देखो, जो ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, उपज बढ़ाने के तरीके कि उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, जो अब देखो, अब हमें पढ़ना है इसमें जो टाइम पीरियड याद रखना, 6ठी शताब्दी। देखो यहाँ पे ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखना। इसके बीच हम इस पूरे पूरे जो टॉपिक उसको हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइम मतलब देखो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य तक, ठीक है, अब इतना बहुत आगे तो नहीं आएंगे, लगभग इस टाइम पीरियड तक हमें ये पढ़ना है कि उपज बढ़ाने के तरीके, जो खेती के अंदर जो बढ़ता था उसके तरीके क्या है, लोग खेती किस प्रकार से करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो देखो, उसमें पहला है लोहे के फाल का वाले हल का प्रयोग करना। जो हल होता था उसमें लोहे के फाल का प्रयोग करना, ठीक है, क्योंकि जो भी हल वगैरह होता था, जैसे इस प्रकार से जो भी हल था होता था, ठीक है, जो आप देखोगे कि इस प्रकार से जो हल होता था इसे कहते हैं फाल, जो ये वाले जो नुकीले हैं, ठीक है। इससे पहले लकड़ के लगे होते थे, लेकिन जब लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ तो लोगों ने लोहे का यहाँ पे ये फाल लगाने लगे, जिससे क्या है ज़्यादा अंदर तक खुदाई कर सके और उर्वरकता को, मिट्टी की जो उर्वरकता होती है उसको ऊपर तक ला सके और इससे खेती अच्छी होती है। तो पहला काम तो इन्होंने ये किया, इससे उपज बढ़ता हुआ देखने को मिला, ठीक है। दूसरा है गंगा घाटी में खेती, ठीक है, विशेषकर धान। गंगा घाटी जो थी होती थी उसमें विशेषकर धान की खेती होती थी, तो लोग इस फसल का मतलब उत्पादन ज़्यादा करते थे, ठीक है, इस फसल को ज़्यादा बोते थे, जो कि देखने को मिला है, जिससे क्या होने लगा, जो धान की खेती है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। एक तरीका ये था। इसके अलावा उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में कुदाल का प्रयोग, क्योंकि जिन क्षेत्रों में इस प्रकार का हल का प्रयोग नहीं होता था वहाँ पे कुदाल का प्रयोग करते थे, ये भी एक तरीका था उत्पादन को बढ़ाने का। इसके अलावा कुओं, तालाबों तथा नहरों के माध्यम से सिंचाई का मुख्य साधन ये था। इसके माध्यम से जो लोग क्या है खेती करते थे और अपने जो उत्पादन उसको बढ़ाया करते थे। अगला है, देखो, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, कि जो समाज थी, जो ग्रामीण जो समाज था उसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देखो, इस टॉपिक से जो विशेषकर जो आता है ना, इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि खेती की नई तकनीक। अब जो खेती की नई तकनीक जो है ना वो इससे मतलब है, जो हमने अभी पढ़ा उपज बढ़ाने के तरीके, तो इसको कहते हैं खेती करने के नए तरीके, ठीक है। तो ये है नई तकनीक का। तो खेती की नई तकनीक से उपज तो बढ़ा, कह रहा है ये जो टॉपिक ये कह रहा है, इससे उपज तो बढ़ा, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। लाभ समान ना होने का मतलब क्या है, हर एक क्षेत्रों में एक जैसा समानता पे देखने को मिला नहीं, सबको एक समान लाभ हुआ नहीं, ठीक है। मतलब जो लोग थे, एक तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के कारण उत्पादन में अलग अलग देखने को मिला, इसके अलावा समाज के हर वर्ग को समान इसका लाभ मिला नहीं, ठीक है। अब देखो, हमें किस प्रकार से कह सकते हैं कि इसको मतलब ये चीज़ें देखने को मिलती है, जो मैंने ग्रीन कलर में लिख रखा है कि खेती की नई तकनीक से उपज तो बढ़ा लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे, ठीक है। तो अब किसको कैसे कहा जा सकता है कि ये समान नहीं है, तो देखो इससे कुछ प्रमाण ये है। इस बात का प्रमाण मिलता है कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था, ठीक है, मतलब लगातार भेद बढ़ता जा रहा था। बोध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर श्रमिक, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। जो बोध कथाएं हैं उसके अंदर जो उल्लेख किन किन लोगों को मिलता है, एक तो भूमिहीन, जिनके पास भूमि है ही नहीं, छोटे किसानों की बात आती है उसमें, बड़े बड़े जमींदारों की बात आती है। अब ये विभिन्नताएं कब आई, जब हुआ होगा ये कि समाज का एक वर्ग अमीर होता होगा बहुत ज़्यादा, उसके पास उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता होगा। समाज का एक वर्ग ऐसा भी होता होगा जिसके पास खेती नहीं थी, तो उसका उत्पादन का कोई सोर्स नहीं था। तो इस प्रकार से ये देखने को मिला कि बोध कथाओं में इन सब चीज़ों का उल्लेख मिलता है, जो दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर विभिन्नताएं थी,
ठीक है, आर्थिक रूप से विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इसके अलावा पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों, ठीक है, देखो ये जो शब्द है गृहपति, याद रखना, एक नंबर में पूछ सकता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। इसके अलावा बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। अब ये देखो, बड़े जमींदार, छोटे किसान, जो खेतीहर, जो श्रमिक हो गए, ये शब्द ही दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर विभिन्नताएं थी, ठीक, उस समय भी समाज के अंदर विभिन्नताएं थी। इसके अलावा आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेल्लार या बड़े जमींदार, ठीक है। इसके अलावा हलवा या उलवर और दास अड़ीमई, तो कुछ ऐसे भी शब्द देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थी, ठीक। मतलब जो ये लिखा है वर्गों का यह विभिन्न समूह, जो ये अलग अलग वर्ग हैं, ये किसके ऊपर आधारित थी? तो ये नई प्रौद्योगिकी के ऊपर आधारित थी। नई प्रौद्योगिकी के ऊपर कहने का मतलब क्या है? समाज का हर वर्ग इन नई प्रौद्योगिकी को यूज नहीं कर रहा था, जैसे लोहे के फाल का प्रयोग करना, समाज का हर वर्ग इसको यूज नहीं करता। जो गरीब हो, जो भूमिहीन, जो खेतिहर मजदूर था, वो वर्तमान उस समय भी क्या है, और बहुत लंबे टाइम तक वो क्या है, लकड़ी का हल का ही प्रयोग करता रहा। हर कोई क्या है, जो लोहे के फाल वाले हल है उसका प्रयोग नहीं कर पाया। तो जो ये वर्गों की विभिन्नता है, ये किस पर डिपेंड करती है? तो ये नई नई प्रौद्योगिकी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जो अमीर है उसने इसको अफोर्ड कर लिया, उसने इसको यूज किया और अमीर हो गया, ठीक है। जो गरीब था वो उसको यूज नहीं कर पाया, वो वैसे ही रहा, ठीक है, और गरीब होता गया। इसके अलावा अगला देखते हैं, अगला है भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण, ठीक है। अब हमें पढ़ना है भूमिदान के बारे में, और जो सम्राट वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उसके बारे में पढ़ना है। देखो, ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। ईस्वी के आरंभिक शताब्दी कहने का मतलब क्या है? लगभग 100 मतलब 1 ईसा से लेकर 1 ईस्वी मान के चलो, ठीक है, 1 ईस्वी मान के चलो। तो ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इसमें से कुछ पत्थरों पे लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश जो ताम्र पत्थर पर खुदे थे, ठीक है। इसके अलावा भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वो साधारणतः तौर पर धार्मिक संस्थाओं, जो धार्मिक संस्था या ब्राह्मणों को दिए गए थे। इसके अलावा अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, परंतु बाद में स्थानीय भाषा जैसे तमिल, तेलुगु में भी देखने को मिला, ठीक है। आरंभिक जितने भी जो अभिलेख थे वो विशेषकर जो संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ये जो स्थानीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, इन सब चीज़ों में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इसमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखो, अभिलेखों के अनुसार गांव के लोगों को प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। संभवतः अपना भुगतान उन्हें ही देना पड़ता था। जो टैक्स वगैरह होते थे वो गांव का प्रधान ही कलेक्ट करता था। तो ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अभिलेखों के माध्यम से मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, भूमिदान और इतिहासकारों के विचार, मतलब भूमिदान पर इतिहासकारों का अलग अलग विचार है। जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक स्वयं, जो शासक वर्ग है, जो शासक वंश है, द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की रणनीति थी। कहने का मतलब ये है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो शासक वर्ग है, ये क्या है, इनका मानना था कि खेती का विस्तार होना चाहिए, इसलिए भूमि का दान करते थे, जिससे नए नए क्षेत्र को कृषि में बदला जा सके। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान से दुर्लभ होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। कहने का मतलब है, कुछ इतिहासकार का ये मानना है कि जो भूमिदान है इसका प्रमाण तब मिलता है क्योंकि होता क्या है, जो शासक वर्ग है उसका प्रभुत्व कम हो रहा था। अब उसका प्रभुत्व कम हो रहा था तो लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, लोगों को अपने साथ लाने के लिए भूमि का दान करते थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनके सपोर्ट में रहे, इसलिए वो लोग दान करते थे। तो ये बात कह रहा है दूसरा पॉइंट। इसके अलावा कई इतिहासकार का मानना है कि जो राजा है स्वयं को उत्कृष्ट स्तर पर मानव के रूप में प्रदर्शित करने का, मतलब बाकी आम प्रजा से हटके, ठीक है, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए भूमि का दान किया करते थे। तो इस प्रकार से इतिहासकारों का अलग अलग मत है भूमिदान को लेकर। आगे देखते हैं। देखो, प्रभावती कुछ बातें जो प्रभावती गुप्त के बारे में मेंशन है उसको भी देख लेते हैं। तो देखो, जो प्रभावती गुप्त थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय थी, इनकी पुत्री थी, ठीक है। इसके अलावा ये 1 नंबर में पूछ सकता है इनमें से, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावती गुप्त के बारे में सत्य नहीं है, सत्य कुछ ऐसे करके पूछ सकता है। तो याद रखना इनका स्टेटमेंट, जो प्रभावती गुप्त थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और जो प्रभावती गुप्त है इनका जो विवाह है वो दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था। इसके अलावा संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा था।
परंतु एक अभिलेख से पता चलता है कि जो प्रभावती है भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना ये था क्योंकि वो क्या थे, ये मतलब एक क्षेत्र पे शासन भी कर रही थी एक टाइम पीरियड पे, इसलिए वो क्या है ये ऐसा कर सकती हैं। ठीक है, कहने का तो जो प्रभावती गुप्त है एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है कि ये शासन व्यवस्था में भी शामिल होती हैं, जिसके कारण क्या है कुछ इतिहास का मानना है कि अगर ये शासन कर रही हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से इनके पास इतना अधिकार बनता है कि वो संपत्ति पे मतलब इनका अधिकार हो सकता है और इन्होंने दान किया भी होगा। इसके अलावा देखो अब ये जो बचे हैं वो एक एक नंबर वाले हैं, ठीक है, इनको याद रखना, एक नंबर के यहाँ से चीजें पूछ सकते हैं। जैसे रुद्रदामन एक शक शासक थे, ठीक है, शक एक साम्राज्य था, उसका जो एक राजा था रुद्रदमन था, ठीक है, नाम है। इसके अलावा मनुस्मृति के आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विद्या ग्रंथ है, इसे संस्कृत भाषा में दूसरी टाइम पीरियड दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। लिखे लगभग 400 सालों तक के बीच इसमें लिखा गया था, ठीक है, क्योंकि देखोगे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक है, ठीक है। याद रखना मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में से एक है और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। टाइम पीरियड याद रखना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच। इसके अलावा अगला देखो, गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों और नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। इसके अलावा हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन, मतलब राजा का नाम है हर्षवर्धन, ठीक है। अब हर्षवर्धन की जीवनी थी, कहने होता हर्षवर्धन जो राजा है इसकी जीवनी जो है वो हर्षचरित है और इसको लिखा किसने, बाणभट्ट ने लिखा है, जो कि क्या था हर्षवर्धन का राजकवि था, ठीक है। दो तीन बातें याद रखना, देखो हर्षचरित जो है एक जीवनी है, एक बायोग्राफी है, जो किसके ऊपर है तो हर्षवर्धन की, लिखा किसने तो बाणभट्ट ने, और बाणभट्ट कौन था तो हर्षवर्धन का एक राजकवि था। इसके अलावा अग्रहार उस भूमि को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, ठीक है। अब इसके अलग अलग पॉइंट है, पहला तो याद रखना, देखो अग्रहार जो है उस भूमि को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। इसके अलावा ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य कर नहीं वसूला जाता था, मतलब अग्रहार पे कोई भी कर वसूला नहीं जाता था, जो भी ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जाता था, और ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का भी अधिकार प्राप्त था। तो ये भी याद रखना, इसमें से एक नंबर का कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने सारे जो फैक्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी जो फैक्ट है उसको मैंने एक इस तरीके से लिख दिया है। और आने वाले अब जो इसके अलावा जो दो वीडियो और आएंगी इस चैप्टर की, जिससे क्या होगा ये जो पूरा जो चैप्टर है ये हो जाएगा कवर। और इस तरीके से मैंने क्या है हर एक टॉपिक को